देख रहे हैं वुमेन डेडिकेशन। मैं तनु। आज मैं आपको डॉक्टर शील कौशिक फ्रॉम सिरसा मैम से इंटरव्यू करवाऊंगी। मैम ने अभी मैम को अवार्ड मिला है, तो हम मैम से ही जानते हैं कि मैम को अवार्ड किस चीज़ में मिला है। मैम अपने बारे में हमें खुद बताएंगे। थैंक यू वेरी मच नीतू। मेरे को ये अवार्ड मिला मेरी साहित्य साधना के लिए। मैंने 2003 से लिखना शुरू किया और अब तक निरंतर लिख रही हूँ। और मुझे ये अवार्ड हरियाणा साहित्य अकेदमी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथों ये सम्मान प्राप्त हुआ। पंडित सम्मान का नाम है पंडित माधव मिश्र सम्मान, जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह, शॉल वगैरह उड़ा करके सम्मानित किया गया। ये हाल ही में कल ही कार्यक्रम हुआ था चंडीगढ़ 18 सेक्टर में। मैम आपको जब अवार्ड मिला तो अब आपको कैसा फील हो रहा है कि ये अवार्ड विन करके आपको कैसा फील हो रहा है? निस्संदेह बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो सम्मान है, ये सम्मान गर्वानुभूति महसूस कराने के साथ साथ हमें प्रेरित भी करते हैं आगे और अच्छा लिखने की, और अच्छा लिखने के लिए। और साथ ही हम लोगों को जैसे ही अवार्ड मिलता है तो एक हमारी जिम्मेदारी और भी समाज के प्रति, हमारी साहित्य के प्रति, हमारी अपनी निष्ठा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम और भी प्रतिबद्ध होकर के और ज़्यादा मेहनत से अपना कार्य, ज़्यादा समर्पण से अपना कार्य आगे करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको सम्मानित किया गया। मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप किस टाइप से लिखते हैं, आप क्या क्या लिखते हैं और आपके विषय क्या रहते हैं लिखने में? थैंक यू बेटे। मैं बताऊं तो मेरे जो विषय होते हैं, जब मैंने लिखना शुरू किया तो शुरू में मेरे विषय रहते थे अधिकतर पारिवारिक, जो परिवार में घटता था हमारे। क्योंकि मैं सिर्फ 57 में बॉर्न हूँ, तो उस समय जो हालात थे घर में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए उतने ज़्यादा बराबरी के नहीं थे, उतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं थे, भेदभाव वाले समय था वह। तो उस समय मुझे ये छोटी छोटी बातें कचोटती थी कि घर में मम्मी क्यों सारा दिन पापा की सेवा करती हैं और फिर भी डांट खाती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, डांट खाती हैं, इतना काम करती हैं, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी तरह से जब मैं छोटी छोटी लड़कियों को देखती थी, भाई नहीं पढ़ना है आगे, बस इतने बहुत पढ़ ली, अब आगे जा कर के अब शादी करनी है और अगला घर संभालना है। क्या करना है ज़्यादा पढ़ के, कर घर संभालना तो तुम्हें घर ही है। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर कचोटती थी भी ऐसा क्यों है, क्यों ये है भेदभाव है, क्यों ये असमानता है। तो शुरू में तो मेरे विषय यही परिवार के इर्द गिर्द ही रहे, और बाद में जैसे जैसे मैं लिखती गई तो मुझे जो है अपने आस पड़ोस में झांकना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया समाज में जहाँ हम रहते हैं, आसपास हमारे जो घटित होता है, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो जो मन को कई बार उद्वेलित करता है, कई बार हमारा इतना भावुक मन हो जाता है, रो पड़ती थी मैं कई बार ऐसी हालात देख कर के। और कई बार मुझे गर्वानुभूति भी होती थी, समाज में लड़कियां जब इतना कुछ करती हैं, इतनी हमारी बेटियां इतने साहस से आगे बढ़ती हैं, तो ये सब मैं अपनी लेखनी में करती रही। इस तरह मैंने फिर सामाजिक विषयों पर लिखना शुरू किया, चाहे वह दहेज प्रथा हो, चाहे वह समाज में स्त्री को लेकर के भेदभाव की भावना हो, या फिर अत्याचार हो, या फिर उनकी सुरक्षा का प्रश्न हो। फिर मेरे विषय ये बनते गए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे प्रकृति से भी बहुत लगाव रहा और अब भी है, और मैं बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ प्रकृति पर भी। तो मेरे प्रिय लेखक भी रहे हैं रस्किन बॉन्ड, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा उनके लेखन से प्रभावित रही, तो इसलिए मैं प्रकृति पर भी बहुत किताबें लिखी हैं। क्योंकि प्रकृति में मैं सिर्फ ये नहीं है कि उनकी खूबसूरती का वर्णन करती हूँ, बल्कि
हमारे पर्यावरण से संबंधित जितने भी तत्व हैं प्रकृति में, चाहे वह फूल पौधे हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे नदी है, नदियाँ हैं हमारी, पहाड़ हैं, बादल हैं, जितने भी हमारे विषय हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए। और साथ में उनको, तो प्रकृति पर मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, खिड़की से झांकते ही लिखी, जिसमें मेरे देश भर से 51 प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने उस पर समीक्षा लिखी और उसका संपादन किया पुस्तक का, जो सूर पुरस्कार, आजीवन सूर पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी से प्राप्त किया जिन्होंने, उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया, डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जी ने। इसी तरह से मेरी एक किताब आई, मासूम गंगा के सवाल। मासूम गंगा के सवाल भी नदियों की व्यथा कथा है उसमें मतलब नदी मेरे से बात करती है, ऐसे मैंने उसको जीवंत रूप में पेश किया। भाई उसकी पीड़ा क्या है, सब लोग नदी को देखते हैं, अच्छा लगता है, पानी में कूद जाते हैं, नहा लेते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा क्या है किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं वो क्या चाहती है, नदी क्या चाहती है। तो ये मासूम गंगा के सवाल दिल्ली के बहुत बड़े भारतवर्ष के हमारे साहित्यकार हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, उन्होंने इस किताब पर लिखा, मेरी किताब पर, फ्लैप मैटर पर लिखा, और बहुत प्रभावित हुए। और ये भी मेरी प्रकृति को लेकर के बहुत मेरा प्रयास रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये पुस्तक जो है सभी पाठ्यक्रम में लगाई जानी चाहिए, स्कूलों में विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि इतनी अच्छी ये किताब है। तो इस तरीके से मेरा लेखन जारी रहता है। अब विषय बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे फ़िलहाल आजकल मैं बाल साहित्य लिख रही हूँ, तो बाल साहित्य, बच्चों के मन को जानना, बच्चों के लिए लिखना कितना ज़रूरी है। मैं 2017 में लिखना शुरू किया। मैं सोचती हूँ मैंने पहले क्यों नहीं लिखा बच्चों के लिए। अरे बच्चे हमारे राष्ट्र की, हम कहते हैं भविष्य है राष्ट्र का। बच्चे अगर हमारे सुसंस्कारित होंगे, राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होंगे और सामाजिक जिम्मेदारियां तभी तो समझेंगे। तो उनको संस्कारित करना, उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा करना, उनको अपने निरंतर दिशा निर्देश देना कितना ज़रूरी है। बचपन में ही ये सब रोप देना, ताकि वे भविष्य में युवक, वही हमारे, उसी पर देश का भविष्य निर्भर है। तो तब से मेरे दिमाग में आया, भाई बच्चों को एक तरफ हम शिकायत करते रहते हैं, पाठक नहीं है, हम किताबें लिखते हैं, पढ़ने वाले हैं नहीं, ज़्यादातर या तो पढ़ते हैं, लेखक ही पढ़ते हैं, या फिर ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा पुस्तक प्रेमी हैं वो पढ़ते हैं। हम लोग सोचते हैं हम ये शिकायत हरदम करते हैं, तो ये शिकायत का दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बच्चों में शुरू से संस्कार डालें पढ़ने के, उनके मनोनुकूल, उनके मन के अनुसार हम लेखन करें, उनके आसपास के विषय ले, मनोरंजकता का पुट रखें उसके अंदर, तो बच्चे भाग के पढ़ते हैं किताबें। रंगीन किताब देखते हैं ना, तो चित्र बने होते हैं रंगीन, और उनके मन की बात कविता में वो ऐसे कैसे सीख जाते हैं बातों बातों में। तो ये हमारा मैं तो कहती हूँ प्रत्येक साहित्यकार का ये फ़र्ज है, सबसे पहले ये दायित्व है उसका कि वो बच्चों के लिए लिखे, उनके साथ बातचीत करे, उनके बीच जाए, तभी वो लिख पाएगा। लिखना आसान नहीं है बच्चों के लिए, उनके मन के स्तर पर उतरना पड़ता है लिखने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए तो लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बाल साहित्य लेखन भी शुरू किया। मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा सुन के, और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा मैम से ये सारी बातें सुन के। मैं, जैसे मैम ने बताया कि मैम की कई कविताएं, कई कहानियाँ स्कूल में बच्चों के सब्जेक्ट्स में भी होती हैं, बच्चों के सेशंस में भी होती हैं, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छी सीख देती होंगी। मैम आपने जैसे बताया कि आपने 2003 से लिखना शुरू किया, तो आपको राइटिंग का मतलब जैसे प्रेरणा आपको किससे मिली, आपको किसने इंस्पायर किया? बचपन का हमारे जीवन पर ताउम्र असर रहता है। हमने बचपन कैसा जिया, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। बचपन से ही मैं, क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती बिटिया थी, तो मेरे बाबूजी मुझे बहुत लाड करते थे। मैं उन्हें बाजी बाजी कह करके पुकारती थी। वो मुझे अपने साथ अखबार जब पढ़ते थे मॉर्निंग में, हमारे उनको बहुत शौक़ था। पहले मैं बता दूं, मेरे पापा सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो प्रिंसिपल भी रहे स्कूल के, और
जो सामाजिक विषय उठा करके बहुत लिखते थे, और हमारे घर में पत्र पत्रिकाएं अखबार खूब सारे आते थे। तो जब वो अखबार पढ़ने बैठते थे तो मुझे भी अपने साथ बिठा लेते थे। कहाँ मम्मी को, कहाँ ये उनको सहन नहीं होता था। वो कहते थे नहीं, इसको बिगाड़ दोगे आप, अपने बराबर में इस तरह से बैठ के इसको पढ़ाते हो, ये पूछते हो इसको पढ़ के क्या करेगी। मैं कहूँगी मेरे पापा की दूरदृष्टि और उनकी प्रेरणा और उनका जो आचरण मेरे प्रति था, प्यार था जो मेरे प्रति, उसने ही मुझे पुस्तक पढ़ने के लिए और मेरा जो दृष्टिकोण है वो बदलने में बहुत सहायक हुए वो मेरे। और क्योंकि हमारे घर में पत्र पत्रिकाएं आती थी तो मेरी पढ़ने की आदत वहाँ से पड़ गई। और मुझे उन पत्र पत्रिकाओं में और कुछ अच्छा लगे ना लगे, मैं कहानियाँ ज़रूर पढ़ती थी उसमें से। मुझे कहानियाँ बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, और ये जो पढ़ने का जो मेरा सिलसिला था ये बात तक भी चलता रहा। और मैं पढ़ती रही, चोरी से कोई उपन्यास पढ़ती, क्योंकि घर में उपन्यास पढ़ना अच्छा नहीं मानते थे, चाहे इस तरीके से। तो मैं मम्मी से छुप के हम उपन्यास पढ़ने का शौक़ था मुझे, पढ़ती थी। और एक मेरी आदत ये भी थी, मैं किस्सा गोई, है ना, किस्सा, हर बात को मैं किस्से में कहती थी। ऐसे सुनने के लिए बैठ जाते थे मेरे इर्द गिर्द, जैसे पता नहीं मैं क्या बताने वाली हूँ। तो वो किस्सा गोई की आदत भी मेरी मेरे आदत में शुमार हो गई। तो मैं किस्से के रूप में फिर मैं कहानियाँ गढ़ने लगी। इस तरीके से लेखन मेरा शुरू हुआ। लेखन मेरा तो बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन संस्कार जो बीज थे वो मेरे अंदर बचपन में ही थे। और सच बताऊं तो जब मैं सिरसा में, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर भी रही हूँ और वहाँ से 2015 में रिटायर हुई हूँ, तो एक जिम्मेवार पोस्ट पर होने के नाते मेरी पहली पोस्टिंग जब हुई सिरसा में, तो मैं सिरसा में आई। पहली पोस्टिंग जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पर मुझे साहित्यिक माहौल मिला। वो कहते हैं ना कि जहाँ आप रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो यहाँ मेरे हस्बैंड, मेरे वो भी साहित्यकार हैं, मंजे हुए साहित्यकार हैं, उनकी 18 किताबें आ चुकी हैं। वो मेरे से पहले से लिखते थे, वो कविता लिखते थे। तो जब यहाँ मैं साहित्यिक गोष्ठियों में उनके साथ जाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मैं कहती क्या कभी मैं भी ऐसा बन पाऊँगी। तो मन में सोचती थी, वही सोच थी या जो भी कुछ था। तो यहाँ अब बीज तो मेरे अंदर थे, लेकिन अंकुरित यहाँ सिरसा की साहित्यिक उर्वर भूमि में आकर के वो अंकुरित हुए वो बीज। और फिर मैं यहाँ फलने फूलने लगी और इस तरह से मेरा कारवां बढ़ता रहा। मैंने सर्वप्रथम कहानियाँ ही लिखी, क्योंकि मैं किस्सा गोई सुनाने की आदत थी। तो सर्वप्रथम मैंने अपनी शुरुआत कहानी संग्रह महक रिश्तों की से की। और इस कमाल की बात यह है कि इस किताब को, पहली किताब को हाथों हाथ लिया गया। यानी कि हरियाणा के नामी गिरामी जो साहित्यकार थे उन्होंने इसकी प्रशंसा की, समीक्षा लिख कर दी, मेरी पीठ थपथपाई। और एक हैरानी की बात ये होगी कि एक किताब पर ही मेरी एमफिल हो गई उसी साल। किसी स्टूडेंट ने एमफिल भी कर ली एक किताब पर। तो इस सब से मैं बहुत प्रेरित हुई और इस तरह से बस सफ़र चल निकला। मैम आपने हमें इतनी सारी बातें बताई। अब जैसे जो युवा है वो कुछ जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं राइटिंग में, उनका शौक है, उनको इंटरेस्ट है, या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे या उनको कुछ बताना चाहोगे? ज़रूर नीति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सोचती हूँ कि अब मैं जैसे 64 साल की हो गई, तो कहते हैं ना कि जो अनुभव होता है ना, और जो बड़े होते हैं वो अनुभव की पाठशाला होते हैं एक तरह से। तो मैं अपने युवा लेखकों को या जो रुचि रखते हैं पठन पाठन में, उनको ये कहना चाहूँगी कि आप किसी जल्दबाजी में ना पड़ें, अपने मन की सुने। और सबसे ज़रूरी, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो आप पढ़ें, खूब पढ़ें। जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनको खूब पढ़ें, और जितना आप पढ़ेंगे उसको गहन करेंगे, आपको पता लगेगा मुझे क्या है। और घबराएं नहीं, अपना लेखन पहले डायरी लेखन से शुरू करें। आप नित्य प्रति जो भी लिखना चाहते हैं अपनी डायरी में लिखें,
और आप देखेंगे लिखने और निरंतर पढ़ने से, निरंतर लिखने से, पढ़ने से आपका लेखन अपने आप ही परिष्कृत होता चला जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि श्रम जादू है श्रम में। आप जितना श्रम करेंगे, जितना समर्पण भाव रखेंगे, जितना निरंतरता रखेंगे, उतना ही आपका लेखन सुधरता जाएगा। और ये भी कई बार होता है कि हम लोग आपको अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है तो कोई अपने आसपास के लेखक हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करें। उनके आचरण से, उनकी बातों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, जल्दबाजी, क्योंकि धैर्य से ही हम कुछ पा सकते हैं। और ये मत सोचें कि आज मैं पुस्तक छपवा लूँ। प्रकाशन की जल्दी ना करें, पहले जो लिखा है उसको अच्छी तरह से गहन करें, मन ही मन उसका चिंतन मंथन करें और फिर सोचें। आप खुद देखेंगे आपकी लिखी जो, मान लो आपने 1 महीने पहले कोई रचना लिखी है और आप उसको 6 महीने बाद अगर उस रचना को दोबारा पढ़ते हैं तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैं ये ठीक नहीं है, ये बदलाव मैं इसमें कर लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक आप और 6 महीने बड़े हो चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं। तो इसलिए आप टिक करके लिखें और लिखें, लेकिन पुरस्कार की होड़ में भी ना पड़े। पुरस्कार सम्मान तो आप मेहनत करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे आपकी झोली में स्वतः आएंगे। हमने कभी कोई पुरस्कार की लालसा नहीं की, केवल कर्म किया अपना, और उसी कर्म के बदौलत हमें अपने आप सम्मान मिलते रहे और समय समय पर। तो यही मैं कहना चाहूँगी अपने प्यारे लेखकों से जो रुचि रखते हैं, साहित्यकार बनना चाहते हैं, उन सब से। शुक्रिया मैम, आपने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने हमारे युवा को मोटिवेट किया, और आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया इस इंटरव्यू के लिए। ओके, ठीक है, ये काट देना। अब मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक तो आपने इतना सब कुछ लिखा, सब किया, अब आप बोल रहे हो कि बाल मनोविज्ञान पे आप लिखते हैं, भविष्य में आप क्या लिखेंगे, या आपकी कोई आने वाली किताब है या कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न आपका नीति। सही आपने कहा। मैं भविष्य के लिए मैं सोचती हूँ कि अब तक जो मैं करना चाहती हूँ मैंने किया ही नहीं, और जो मैं लिखना चाहती हूँ, बेहतर से बेहतर लिखना चाहती हूँ, अभी तक मैं नहीं लिख पाई हूँ। मेरी लेखनी तृप्त नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब मैंने क्योंकि बच्चों का लेखन शुरू किया है, मेरी उसमें 6 बाल कहानी संग्रह आ चुके हैं, 2 बाल कविता संग्रह आ चुके हैं, और मैं सक्रियता से बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, मन तन समर्पण भाव से बिल्कुल करना चाहती हूँ। और इसके लिए हमने माता श्री महादेवी बाल साहित्य संस्थान का गठन किया है। आपको मैं बताती चलूँ कि हरियाणा में एकमात्र बाल साहित्य की संस्था है ये। इस संस्था के तहत, ये 3 वर्ष पूर्व मैंने शुरू की थी, इस संस्था के तहत हमने प्रशिक्षण कार्यशाला लगाई थी। उसमें हमने 12 स्कूलों से 60 बच्चे लिए, अलग अलग, जिनकी साहित्य में रुचि थी। तो इस तरह से 60 बच्चों को लेकर के, और एक प्रशिक्षक हमने उत्तराखंड से बुलाए थे, उनका नाम था उदय किरोला जी। वो बच्चों के सब प्रिय और बहुत अच्छा प्रशिक्षण करते हैं। तो उनको हमने बुलाया था, सिरसा में एक कार्यशाला लगाई। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने और बच्चों के अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने इसे बहुत पसंद किया और कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्यशालाएं लगाएं। और आपको मैं बता दूं, उस कार्यशाला में मात्र 5 दिन में बच्चों ने अपनी किताब खुद बना ली। यानी कि उन बच्चों के अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है। अगर उन्हें मार्गदर्शन मिले तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने आलेख लिखे, उन्होंने अखबार बनाए। आप देखो, अखबार खुद फ्रेम करते थे बच्चे। उन्होंने कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, नाटक लिखे, नाटक किए, 2 नाटक तैयार किए। इतने 5 दिन के अंदर, मैं कहती हूँ बच्चों के अंदर से 9 से 3 बजे तक कक्षा लगती थी। कक्षा नहीं कहूँगी, ये हमारा ट्रेनिंग चलती थी।
और इतने टाइम में बच्चे हिलते भी नहीं थे, उनको कहते थे लंच कर लो भाई, लंच टाइम हो गया, तो खाने के लिए भी नहीं जाना चाहते थे। इतना एंजॉय किया बच्चों ने, क्योंकि वो सिर्फ हम लगातार पढ़ाते नहीं थे उसमें, वो प्रशिक्षक हमारे वो बहुत चुस्त थे। वो बच्चों को तोता तोता बोल, तोता बैठ, तोता उठ, पता नहीं एक्सरसाइज भी फिजिकल भी करा लेते थे, उनको गेम भी खिला लेते थे बीच में ही, और बातों बातों में इतना कुछ सिखा लेते थे। तो मैं इसको बहुत सार्थक मानती हूँ, और इस तरह की कार्यशालाएं भविष्य में भी मैं लगाने की इच्छा रखती हूँ। अभी मैंने प्रिंसिपल से बात भी कर ली है, स्कूल के प्रिंसिपल से, उनको बोला है, तो वो अभी कह रहे हैं, अभी बोर्ड था मार्च में, तो एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए बच्चों के, तो अप्रैल में या फिर जब भी अवकाश होगा बच्चों का, तो उसमें मैं फिर से 7 दिन की कार्यशाला लगाना चाहूँगी। और बच्चों के लिए और बाल साहित्य लिखने के लिए मेरी बहुत इच्छा है, मैं बच्चों के बीच पहुँच पाऊँ, उनके साथ बातें करूँ, उनके साथ अपनी शेयर करूँ बातें, और अपना जो साहित्य, लिखा साहित्य उनको दें। हम लिख तो रहे हैं बच्चों तक, बच्चों के लिए पहुँच नहीं रहा, उसका फ़ायदा क्या है। तो मेरी रचनाएं भी बहुत सी बाल कहानियाँ और नाटक भी मेरे वो बाल पुस्तकों में लगे हैं, स्कूल के पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी तो बहुत करने की इच्छा है मेरी। तो बस आप सबकी शुभकामनाएं और दुआ है, बड़ों की, सभी की, परिजनों की, तो मित्रों की, सबकी। तो मैं सबकी आभारी हूँ कि मैं और लिखूँगी आप लोगों की, ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद बहुत बहुत। आई होप मैम ने मैम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैम वुमेन डेडिकेशन की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने इतना कीमती समय आपने हमें दिया इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच मैम।